Assalamualaikum. My name is Khadija Farooq and today we are going to discuss about the powers of arbitrator. हमने पहले वीडियो बनाई थी जिसके अंदर हमने डिस्कस किया था आर्बिट्रेशन एक्ट को, क्योंकि ये हमारी सीरीज चल रही है माइनर एक्ट्स की, और माइनर एक्ट्स के अंदर हम सबसे पहले डिस्कस करें आर्बिट्रेशन एक्ट। तो आर्बिट्रेशन एक्ट के अंदर हमने पढ़ना है कि आर्बिट्रेशन कैसे कराते हैं, आर्बिट्रेशन कौन करता है और हम किसके पास जाते हैं जब दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती हैं, कोई एग्रीमेंट करती हैं। अपने एग्रीमेंट के अंदर वो लिखती हैं इस चीज को पहले कि अगर हमारे दरमियान कोई लड़ाई हो जाती है तो हम किसके पास जाएंगे, हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे आर्बिट्रेशन कराने के लिए। तो वही आर्बिट्रेटर जो है हम उसकी पावर्स को पढ़ेंगे। वो आर्बिट्रेटर ऐसे ही है जैसे एक जज होता है किसी भी डिस्प्यूट के दरमियान या किसी भी मैटर या इशू के दरमियान इंसाफ या फैसला करने वाला। तो हम जब एक जज को कुछ इख्तियारात देते हैं तो आर्बिट्रेटर के पास भी कुछ इख्तियारात तो मौजूद होंगे ना। अगर आपने उससे रिजॉल्व करवाने हैं अपने डिस्प्यूट्स, आपने अपने झगड़े अपने मसाइल रिजॉल्व करवाने हैं, आपने उसको कहना है कि इनको सॉल्व करके दो, तो आप उसको कुछ पावर्स भी तो देंगे ना। उन्हीं पावर्स को हम पढ़ेंगे इसके अंदर। ये वो पावर्स हैं कि जो उसको मिली हुई हैं और इन पावर्स के अंदर कोई लिमिटेशन नहीं लगती, ये ओपनली वो अपनी ये वाली पावर्स को एक्सरसाइज कर सकता है। अब हम चलते हैं इसके इंट्रोडक्शन की तरफ, लेकिन यहाँ पर मैं एक चीज क्लियर कर दूं कि आर्बिट्रेटर के पास वो पावर्स नहीं होती जो पावर्स कोर्ट के पास होती हैं, क्योंकि आर्बिट्रेशन जो है ये आउटसाइड द लिटिगेशन प्रोसेस होता है। अच्छा, अब सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन को डिस्कस करेंगे तो हम आर्बिट्रेटर के बारे में ही बताएंगे। तो हम बेसिक चीज से कॉन्सेप्ट अपना लेकर चलते हैं। दो पार्टीज होंगी, वो दो पार्टीज आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेंगी। जब कोई भी पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट करती है तो वो वहां पर कॉन्ट्रैक्ट करते हुए डिसाइड करती है कि हमारा कोई झगड़ा होता तो हम किसके पास जाएंगे। अगर वो कहते हैं कि हम आर्बिट्रेटर के पास जाएंगे यानी कि आर्बिट्रेशन में जाएंगे, तो वो साथ एक आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट ज्वाइन करते हैं, और उस आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट के अंदर वो लिखते हैं, दोनों पार्टीज लिखती हैं कि हम उस आर्बिट्रेटर को जिसको हम चूज करेंगे उसको हम कितनी पावर्स देंगे और क्या क्या पावर्स देंगे। उन पावर्स को हम सेक्शन 13 के अंदर डिस्कस करते हैं, जो कि हमारा रेलेवेंट प्रोविजन भी है आज के टॉपिक का, विच इज पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर और एम्पायर। अब बात करते हैं मीनिंग ऑफ आर्बिट्रेटर की कि आर्बिट्रेटर है क्या। तो ब्लैक्स लॉ डिक्शनरी कहती है कि कोई भी ऐसा डिसइंटरेस्टेड प्राइवेट पर्सन जिसको पार्टीज खुद ही चूज करती हैं ताकि वो उस डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सके। सबसे पहले तो वो दोनों पार्टीज को सुनेगा और उसके बाद वो अपना फैसला करेगा और जजमेंट देगा इस चीज के ऊपर कि इन दोनों पार्टीज को सुनने के बाद मुझे ये चीज बेहतर लगी है और ये मेरा अपना फैसला है जो मैं दे रहा हूं इस मामले के ऊपर या इस डिस्प्यूट के ऊपर कि इस तरह से इसको रिजॉल्व कराया जाए। तो कोई भी ऐसा शख्स जो कि न्यूट्रल थर्ड पर्सन होता है, ऐसी कोई प्राइवेट बॉडी होती है जो कि डिसइंटरेस्टेड पर्सन होती है, उसको कोई इंटरेस्ट नहीं होता उस डिस्प्यूट के अंदर या उस डिस्प्यूट के रेलेवेंट सब्जेक्ट मैटर के ऊपर, उस बंदे को हम बोलते हैं आर्बिट्रेटर। हम कुछ अलग से ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ऑफ लॉ की डेफिनेशंस को भी देख लेते हैं, जिसके अंदर फिर से वो यही बात कर रहा है कि अ न्यूट्रल पर्सन और बॉडी ऑफिशियली अपॉइंटेड टू रिजॉल्व अ डिस्प्यूट बिटवीन पार्टीज। कोई भी ऐसा न्यूट्रल प्राइवेट डिसइंटरेस्टेड ऑफिशियली अपॉइंटेड पर्सन जिसको हम अपॉइंट ही इसलिए करते हैं ताकि वो डिस्प्यूट को रिजॉल्व करा सके जो कि दो पार्टीज के दरमियान हो गया है। उसके बाद हम एक केस लॉ डेफिनेशन को डिस्कस करते हैं कि आर्बिट्रेटर एक ऐसा बंदा होता है जो कि सोल जज होता है। सोल का मतलब होता है सिंगल जज। किसी भी डिस्प्यूट को सॉल्व कराने के लिए जब हम आर्बिट्रेशन के पास लेकर जाते हैं या एडीआर में लेकर जाते हैं, जिसको हम ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन बोलते हैं, तो वहां पर जो बंदा जज बनता है हमारे मसले के अंदर उसको हम आर्बिट्रेटर बोलते हैं, और वो अपना डिसीजन दोनों पार्टीज को सुनने के बाद देता है, दोनों पार्टीज को मौका देता है कि आप मुझे अपने अपने मसाइल के बारे में बताओ अपने तरीके से, फिर उन दोनों को सुनता है और फिर फैसला देता है, और उसके फैसले को हम अवार्ड बोलते हैं। हम अपनी क्वेश्चन को पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से तो देखेंगे, बट उससे पहले हम एक दफा सेक्शन 13 ऑफ द आर्बिट्रेशन एक्ट 1940 की वर्डिंग को चेक कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो कि हमें बेयर एक्ट से क्या मिलता है। उसके बाद हम क्वेश्चन को अपने तरीके से मोल्ड कर लेंगे। सेक्शन 13 ये कहता है कि पावर्स ऑफ आर्बिट्रेटर क्या है। कोई भी आर्बिट्रेटर या एम्पायर शल
अनलेस अ डिफरेंट इंटेंशन इज एक्सप्रेस्ड इन द एग्रीमेंट, जब तक उस एग्रीमेंट के अंदर कोई एक्सप्रेस इंटेंशन नहीं जाहिर होती, उससे पहले पहले उसके पास ये पावर्स मौजूद हैं जो कि हम नीचे डिस्कस करने लगे हैं। 13 की सब क्लॉज ए ये कहती है कि टू एडमिनिस्टर ओथ टू द पार्टीज एंड विटनेसेस अपेयरिंग, यानी आर्बिट्रेटर के पास ये इख्तियार है या कि पावर है कि वो किसी भी पार्टी से ये कह सकता है कि जो आप बात कर रहे हैं इसको हल्फन कहें, या फिर वो जो भी बात कर रहे हैं उनसे उस बात की गवाही लेते हुए हलफ उठवा सकता है, ओथ पर बात ले सकता है, पार्टी से भी और उसके विटनेसेस से भी। उसके बाद बी ये कहता है टू स्टेट अ स्पेशल केस फॉर द ओपिनियन ऑफ द कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ इन्वॉल्व्ड or state the award wholly or in part in the form of a special case of such question for the opinion of the court। यानी कि जब आर्बिट्रेटर को किसी क्वेश्चन ऑफ लॉ पर कोई चीज समझ नहीं आती तो वो कोर्ट से हेल्प ले सकता है, दैट वुड बी लीगल हेल्प, या फिर लीगल ओपिनियन भी ले सकता है। ओपिनियन लेगा उस फैसले के ऊपर, कोर्ट को जाकर ये कहेगा कि क्या आपको लगता है कि मैंने ये ठीक फैसला दिया है, या इसके अंदर मुझे आपसे थोड़ी सी हेल्प चाहिए। वो हेल्प, वो जो भी लीगल हेल्प उसको कोर्ट प्रोवाइड करेगी, उस हेल्प को लेकर फैसला खुद ही करेगा वो आर्बिट्रेटर। ये नहीं है कि वो फैसला कोर्ट करेगी, वो फैसला आर्बिट्रेटर ही करेगा, बस वो कोर्ट से हेल्प ले रहा होगा कि मुझे बता दें क्या ये मैं सही हूं या नहीं हूं, इस टाइप की हेल्प। उसके बाद सी ये बात कर रहा है टू मेक अवॉर्ड कंडीशनल और इन द ऑल्टरनेटिव। अच्छा, अब मैं कंडीशनल वर्ड के ऊपर एक बात करती हूँ जिसके अंदर वो ये कहता है कि अवॉर्ड के लिए जरूरी है कि वो सर्टन होना चाहिए। सर्टन का मतलब है वो यकीनी होना चाहिए कि मैं ये फैसला दे रहा हूं। लेकिन अगर आर्बिट्रेटर को ये जरूरी लगता है ना कि ये इस टाइम पे जरूरत है, तो वो कंडीशनल अवार्ड भी जारी कर सकता है। क्यों जारी कर सकता है? क्योंकि आर्बिट्रेटर के पास ये पावर मौजूद है। और अगर हम ऑल्टरनेटिव वर्ड को देखें तो उसके अंदर मेक द अवार्ड कंडीशनल और इन द ऑल्टरनेटिव इन अ सेंस के वो अवार्ड जारी करता है कि पैसे दो, वो बंदा कहता है मेरे पास पैसे नहीं है, तो आर्बिट्रेटर ऑल्टरनेटिव वे में अपना अवार्ड देगा कि पैसे नहीं है तो तुम अपनी प्रॉपर्टी दे दो। उसके बाद वी हैव डी जो कहता है करेक्ट इन एन अवार्ड एनी क्लैरिकल मिस्टेक और एरर अराइजिंग फ्रॉम एनी एक्सीडेंटल स्लिप और ओमिशन। अच्छा, अगर आर्बिट्रेटर को ये लगता है कि इसके अंदर कोई एक्सीडेंटल स्लिप, कोई क्लैरिकल मिस्टेक या कोई एरर आ गया है, कोई नाम चेंज हो गया, कोई ऐसी चीज हो गई है, तो वो उसको करेक्ट भी कर सकता है क्योंकि उसके पास पावर है उसको करेक्ट करने की। कोई भी ऐसी गलती ठीक कर सकता है जिससे अवार्ड पर कोई इफेक्ट नहीं आता, तो उसके पास ये पावर है कि वो ये काम कर सकता है। उसके बाद वी हैव ई जो कहता है एडमिनिस्टर टू एनी पार्टी टू द आर्बिट्रेशन सच इंटेरोगेटरीज एज मे in the opinion of the arbitrators or umpire may be necessary। interrogatories का मतलब है कि अगर उसको बेहतर लगता है, अगर आर्बिट्रेटर को बेहतर लगता है कि वो किसी भी पार्टी से कोई चीज पूछगुछ करना चाहता है, उनसे क्वेश्चनिंग करना चाहता है, कुछ पूछना चाहता है, तो उसके पास ये पावर है कि वो ये चीज भी कर सकता है कि वो उनसे जाकर वो तमाम इंटेरोगेटरीज, पूछगुछ, तमाम सवालात सब कुछ कर सकता है। ये था हमारा सेक्शन 13 जिसको हमने एक एक वर्ड को डिस्कस किया डिटेल में, डीपली। हम आगे क्वेश्चन वाइज अब डिस्कस करते हैं कि हम पेपर में क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ये समझने के लिए आप अपना बेयर एक्ट खोल सकते हैं साथ आर्बिट्रेशन एक्ट का, आर्बिट्रेशन एक्ट 1940। अब हम डिस्कस करते हैं उन बच्चों के लिए जो बेयर एक्ट पे रिलाई नहीं करते बट उन्होंने क्वेश्चन तो अटेम्प्ट करना है, और उन बच्चों के लिए भी जिन्होंने क्वेश्चन की लेंथ कंप्लीट करनी है। तो सबसे पहले वी विल डिस्कस सेक्शन 13 की बेयर एक्ट के अलावा वाली हेडिंग्स कि जिससे हमारे नोट्स तैयार हो जाएं। तो नंबर 1 इज पावर टू एडमिनिस्टर एन ओथ टू द पार्टीज एंड विटनेसेस। वही बात जो हमने पीछे डिस्कस की कि आर्बिट्रेटर के पास ये पावर है कि वो किसी भी पार्टी से कहे कि आप जो भी बात कर रहे हैं उसको हल्फन कहें, और इवन सिर्फ पार्टी से नहीं विटनेसेस से भी कह सकता है कि आप ओथ पर ये बात करें। उसके बाद वी हैव टू कंडक्ट आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग। आर्बिट्रेटर के पास ये पावर है कि वो आर्बिट्रेशन की प्रोसीडिंग्स चला सकता है, वो डेट्स फिक्स कर सकता है दोनों पार्टीज के लिए कि आप मेरे सामने कब पेश होंगे, और उसके हिसाब से ही आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के हिसाब से ही वो उन इश्यूज को रिजॉल्व करेगा। जैसे हम लोगों को कोर्ट भी तो जाना पड़ता है ना बताने के लिए, तो हम उस बंदे को कब बताएंगे, कैसे बताएंगे, इस सारी चीजों के लिए आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग कंडक्ट करवाएगा वो आर्बिट्रेटर ही। उसके बाद डिटर्मिनेशन ऑफ डिस्प्यूट।
आर्बिट्रेटर जो है उसके पास ये पावर है कि वो डिटरमिन कर सकता है कि ये डिस्प्यूट जो उसके सामने आया ये किस इशू के ऊपर है, इस इशू के अंदर बोन ऑफ कंटेंशन दोनों पार्टीज किस पॉइंट के ऊपर लड़ रहे हैं, कौन सी ऐसी चीज है जो इनको इस डिस्प्यूट तक लेकर आ रही है। वो उनसे क्वेश्चंस कर सकता है उस मैटर को या उस डिस्प्यूट को डिटरमिन करने के लिए। वो जो चीज भी करना चाहे कि उसके पास पावर है कि वो उनसे पूछ सकता है, क्योंकि आर्बिट्रेटर को ये पावर दी गई है। नेक्स्ट वन इज टू टेक एविडेंस। जिस तरह हम लोगों को कोर्ट के तमाम मसाइल के अंदर एविडेंसेस और ये सब चीजें लगानी पड़ती हैं ताकि हम लोग रियल इंसाफ वाली चीज के ऊपर या फिर हम रियल मैटर की जो प्रॉब्लम है या इशू जिस वजह से अराइज हो रहा है उस तक जा सके, तो इसके अंदर भी आर्बिट्रेटर एविडेंसेस मांग सकता है कि आप दोनों एक दफा ये प्रूव कर दें, एविडेंसेस हैं आपके पास, ताकि वो बेहतर तरीके से फैसला कर सके और अपना अवार्ड जारी कर सके। उसके बाद अगर आर्बिट्रेटर को बेहतर लगता है तो वो विटनेसेस को भी सम्मन कर सकता है, उनको बुला सकता है, उनको कह सकता है कि आप मेरे पास आए और अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट है या आपके पास कोई चीज है तो वो प्रोड्यूस करें मेरे सामने ताकि मैं अपना अवार्ड जारी कर सकूं। उसके बाद वी हैव पावर टू सीक ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। आर्बिट्रेटर को अगर कोर्ट से कोई भी लीगल ओपिनियन चाहिए किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर उस आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के दरमियान, तो वो आर्बिट्रेटर कोर्ट की हेल्प ले सकता है। कोर्ट को कह सकता है कि ये एक स्पेशल केस के तौर पर ले और मुझे इसके ऊपर ओपिनियन दे कि इस क्वेश्चन ऑफ लॉ को कैसे डील किया जाएगा। लेकिन कोर्ट जो भी अपनी वो जारी करेगी, हेल्प देगी, ओपिनियन देगी, वो ओपिनियन सिर्फ और सिर्फ आर्बिट्रेटर की हेल्प के लिए होगा, वो पार्टीज के ऊपर या आर्बिट्रेटर के ऊपर बाइंडिंग नहीं होगा। जो आर्बिट्रेटर है वो फैसला खुद ही करेगा फिर भी उस इशू के अंदर। उसके बाद पावर टू स्टेट अवार्ड फॉर ओपिनियन ऑफ द कोर्ट। इसके अंदर वो सिर्फ हेडिंग बढ़ा रहा है, बात वो वही कर रहा है कि जो आर्बिट्रेटर है वो कोर्ट के पास जा सकता है, उससे मशवरा ले सकता है, किसी भी क्वेश्चन ऑफ लॉ के ऊपर बात डिस्कस कर सकता है। वो जो क्वेश्चन है वो किसी एक पार्ट के ऊपर भी हो सकता है, किसी एक पॉइंट के ऊपर भी हो सकता है और वो तमाम तर अवार्ड के ऊपर भी हो सकता है। तो ये डिपेंड करता है आर्बिट्रेटर के ऊपर। 8th वन इज टू मेक एन अवार्ड। आर्बिट्रेटर के पास ये पावर है, हम लोग सारा कुछ करवाए इसलिए रहे हैं ताकि वो एक जजमेंट दे और उस जजमेंट को हम अवार्ड कहेंगे। वो जो जजमेंट होगी वो कंडीशनल भी हो सकती है, जैसे भी सर्कमस्टांसेस होंगे, जैसी भी सिचुएशन होगी, जैसी भी उस टाइम पे हैपनिंग और नॉन हैपनिंग ऑफ द इवेंट को देखकर आर्बिट्रेटर अपना अवार्ड जारी करेगा। मैंने पहले भी बताया कि अवार्ड के लिए जरूरी है कि वो सर्टन हो, लेकिन आर्बिट्रेटर के पास ये स्पेशल पावर्स हैं कि अगर उसको बेहतर लगता है तो वो कंडीशनल अवार्ड भी जारी कर सकता है। टू मेक एन ऑल्टरनेटिव अवार्ड्स। ऑल्टरनेटिव अवार्ड्स के बारे में मैंने पहले भी एक मिसाल दी कि वो कहता है आर्बिट्रेटर कि भाई ये आपका फैसला आया, आप इतने पैसे दो, पर अगला बंदा कहता है कि मेरे पास तो पैसे नहीं है, आपने तो फैसला दे दिया, अब मैं पैसे कहाँ से दूं। तो आर्बिट्रेटर एक ऑल्टरनेटिव वे में अवार्ड जारी करेगा और वो अवार्ड ये होगा कि ठीक है आपके पास पैसे नहीं है तो आप पैसे ना दो, आप ऐसा करो अपनी प्रॉपर्टी अटैच करा दो इसके साथ। 10th वाली हेडिंग है पावर टू करेक्ट अवार्ड। अगर तो उसको लगता है ना कि कोई क्लरिकल मिस्टेक हो गई है अवार्ड के अंदर या कोई एरर आ गया है तो वो उसको करेक्ट कर सकता है, लेकिन वो ऐसी गलती नहीं होनी चाहिए कि जिससे अवार्ड पर इफेक्ट आए, यानी कि उसको चेंज करें तो अवार्ड भी चेंज हो जाए। ऐसी गलती नहीं, ऐसी करेक्शन नहीं होनी चाहिए। उसके बाद टू ग्रांट इंटरिम मेजर्स या एडमिनिस्टर इंटरोगेटरीज। वो कोई भी सवाल जवाब पूछ सकता है अगर उसको बेहतर लगता है कि पार्टीज के राइट्स और इंटरेस्ट को प्रोटेक्ट करने के लिए ये बहुत जरूरी है कि मैं पार्टीज से कुछ ऐसे सवालात करूं, तो वो उनसे वो सवालात कर सकता है, पूछ कर सकता है। उसके बाद वी हैव 12th हेडिंग विच इज एनफोर्समेंट। उसके पास आर्बिट्रेटर के पास ये पावर भी मौजूद है कि उसने जो अवार्ड जारी किया वो उसको एनफोर्स भी करवा सकता है, और एनफोर्समेंट कैसे होती है? थ्रू द कोर्ट। उसके बाद वी हैव 13th हेडिंग विच इज पावर टू मेंटेन रूल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस। वो जो भी चीज रूल्स को यूज करे वो वहां पर नेचुरल जस्टिस को फॉलो करते हुए करे अपनी आर्बिट्रेशन प्रोसीडिंग के अंदर। ये नहीं कि वो इमोरल हरकतें या कोई इमोरल तरीका का इस्तेमाल करे अपना वो सारा प्रोसीडिंग को चलाने के लिए। उसके बाद वी हैव 14th वन विच इज अमेंडमेंट इन प्लेंट। उसके पास ये पावर होती है कि वो अलाउ कर सकता है कि आप अपनी प्लेंट के अंदर जब पूरा का पूरा सूट आपका उसके ऊपर रेफर कर दिया गया कि आप सॉल्व करा के दो, तो आर्बिट्रेटर के पास ये पावर है कि वो कह सकता है ठीक है अगर आप अमेंडमेंट करना चाहते हो अपनी प्लेंट के अंदर तो आप कर लो। उसके बाद डायरेक्ट
पेमेंट बाय इंस्टॉलमेंट्स। आर्बिट्रेटर के पास ये पावर है कि अगर वो ये देखता है ना कि अगले बंदे के पास पैसे नहीं है, तो वो कहेगा ठीक है आप इंस्टॉलमेंट्स में पे कर दो, इजी रहो बट पे कर दो, अगले के साथ जो नाइंसाफी कर रहे हो वो नाइंसाफी ना करो, उसको पूरा करो। उसके बाद पावर टू मेंटेन रूल ऑफ प्रोसीजर। इसका मतलब ये है कि आर्बिट्रेशन में आपने लॉ को जैसे कि सीपीसी सीआरपीसी फॉलो करना है, लेकिन ये नहीं कि आप स्ट्रिक्टली फॉलो करने लग जाओ, क्योंकि फिर आर्बिट्रेशन का एसेंस ही खत्म हो जाएगा और ये भी लिटिगेशन बन जाएगी, तो स्पीडी जस्टिस हमें कहां से मिलेगी। तो ये मैंडेटरी नहीं है कि आप सीआरपीसी सीपीसी इन सब चीजों को स्ट्रिक्टली फॉलो करो। आपने टेक्निकलिटीज में नहीं पढ़ना और टेक्निकलिटीज में पढ़े बगैर केस को सॉल्व करना है, तो स्ट्रिक्ट कंप्लायंस जो है सीपीसी और सीआरपीसी की वो जरूरी नहीं है। उसके बाद वी हैव लिमिटेशंस ऑन पावर्स ऑफ द आर्बिट्रेटर और एम्पायर। सबसे पहले वी हैव लिमिटेशन सेट बाय आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट। अगर आपको आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट में उन्होंने कोई लिमिट लगा दी है ना, तो आप उस लिमिट को सुपरसीड नहीं कर सकते, ओवरराइड नहीं कर सकते। अगर लिखा है कि आपने कंडीशनल अवार्ड नहीं जारी करना, तो आप किसी भी सूरत कंडीशनल अवार्ड जारी नहीं कर सकते। नेक्स्ट वन इज नॉट टू क्वेश्चन द वैलिडिटी ऑफ द आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट, यानी कि आर्बिट्रेटर के पास ऐसी कोई इख्तियारात मौजूद नहीं है कि वो ये पूछे कि ये जो एग्रीमेंट आपने किया है क्या ये वैलिड है, क्या ये ठीक एग्रीमेंट भी है, कि अदालत की जुरिस्डिक्शन है, ये आर्बिट्रेटर की जुरिस्डिक्शन ही नहीं है। अब हम बात करते हैं अपने कंक्लूजन की, तो हम कंक्लूड कर देंगे इस सारे सवाल को जो हमने पीछे डिस्कस किया है और सेक्शन 13 को। जो चीजें भी आपको समझ आई हैं, आपने उन सारी चीजों को एक क्रक्स निकाल कर अपने कंक्लूजन में ऐड कर देना है। अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी चीज समझ नहीं आई तो आप कमेंट कर सकते हैं और बायो में नंबर मौजूद है, आप वहां पर भी मैसेज कर सकते हैं। इन केस अगर आपको कोई भी क्वेश्चन समझ नहीं आता, और नोट्स के लिए भी आप उधर ही मैसेज कर सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।